हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण की से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है ना। इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के लाभ क्या है और इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि इसकी सीमाएं क्या है ना। उसके बाद जो मेन टॉपिक हम लोग का है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो लेक्चर 5 है, समझते हैं। पहले एक बार पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है रासायनिक समीकरण लिखने से क्या लाभ है ना। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन जिसको रासायनिक अभिक्रिया को जिस रूप में लिखते हैं उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। होता रासायनिक अभिक्रिया है कि जब दो पदार्थ मिलेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा तो हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया लिखने बहुत लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है ना, तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो शॉर्ट रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं ना। याद है कि नहीं है? याद है। तो आप जो आपसे अच्छा आपने क्या किया, आपने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया लंबा होता है ना, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जिसका नाम होगा रासायनिक समीकरण। तो कोई आपसे पूछेगा कि तुम जो ये कर रहे हो इसका कोई फायदा है कि पागल की तरह ऐसे कर रहे हो? नहीं, कोई काम कर रहे हैं कि देखिए मैं ये काम करने वाला हूं, तो पूछेगा बाबू रे ये जो करोगे कोनो फायदा होता है कि नहीं है? कल एक जन घंटा की तरह घूम रहा है ना। चलो ध्यान दो। उसी प्रकार रासायनिक समीकरण जो लिख रहे हैं क्या उसका कोई लाभ है, प्रॉफिट है, या ऐसे आदमी लिख रहे हैं? तो है भैया, निम्नलिखित लाभ है ना। पहला लाभ देखो क्या है, जब एग्जाम में पूछता है ध्यान रखिएगा। हाँ, पहला लाभ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। माने आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखिएगा तो उसको समीकरण के रूप में लिखिएगा तो वो आसानी होता है। रासायनिक अभिक्रिया बहुत लंबा चल जाता है। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई जाती है तो HCl बनता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कितना लंबा हो गया? H+Cl बराबर HCl बराबर मैंने 3। आसान हो गया है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का भैया समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। समझ में आ गया? देखिए दूसरा, इसमें समय की बचत होती है। खैर आप लोग के पास तो अपार समय है ना, फ्री फायर खेलने के लिए, खैर फिर भी पढ़ने के लिए भी समय निकालिए। हाँ, समय की बचत होती है, इसमें समय की बचत होती है। जो समय बचेगा हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद फ्री फायर खेलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, हमें इसमें समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज में कम आसान। तुम लोग तो कागजे बचाते हो है ना। कुछ कुछ देखते हैं बच्चा हाथ में गुना कर लेता है, कुछ कुछ मथोम लिख लेता है। भैया चलो ध्यान। हाँ, तो इसमें समय की भी क्या होती है? बचत होती है ना। अरे भैया आप कोई ऐसे लिखेगा, जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। 2 दिन लग जाएगा। H+Cl तीर HCl। समय का भी बचत हुआ, साथ ही साथ कागज का भी बचत हुआ। कम में खर्चा मैट्रिक पास कर जाएगा तुम लोग। हाँ ध्यान दो। तो बताइए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान है। लंबा लिखने से बढ़िया शॉर्टकट लिख दो। और जब लिख रहे हैं तो समय की भी बचत होती है ना। उसके बाद थोड़ा बहुत कागज का भी बचत होता है ना। वही जो कागज से देखिए, एक तो समय का बचत होगा। किसका बचत होगा भाई? समय का। दूसरा कागज का। आपको कम कागज का उपयोग करना पड़ेगा। कम कागज है ना, जहां 2 कॉपी लेके पढ़ते थे वहां 1 कॉपी लेके पढ़िएगा। तो जो पैसा बचेगा ना, बांस फोड़ के उसमें जमा करके रखिएगा, आगे जाके मकान बनाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए। आइए तो बताइए, इसमें समय की भी बचत होती है ना। अरे नहीं उतना में थोड़े कुछ होगा, ऐसे बोले। हाँ ध्यान, पता चला सच्चे बात। अरे नहीं, ऐसे पहले के जमाने में क्या होता था, पहले ऐसे कोई टुमनी होता, आप समझते होंगे शायद, पता नहीं समझ रहे, ये भी हो सकता है ना। ऐसे बांस होता था और बीच बीच में ना बांस का गिरहो बोलते उसको ना, तो ऐसे बांस फोड़ देता था और ऐसे पैसा गिराता था और यहीं पे पैसा गिरा गिरा के रखता था। जिस दिन बेटी बिहाना होता था तो बोलता चल बांस लेता और मारा बांस तोड़ा एकदम रेचकी उचकी, जो भी पैसा हुआ 1 टका 2 टका वही दूल्हा को दहेज में देता था ना। 1000 टका और 2 भाई साहब। चलिए ध्यान दीजिए, तभी का वही 4 व्हीलर होता था। आज ना ही 4 व्हीलर स्कॉर्पियो आ गया, थार आ गया, तभी भैंस देता था ना, वही 4 व्हीलर होता था। अच्छा स्पीड में वो भी भागता था। चलिए वो तो एक्सपीरियंस पे कौन चला सकता है। और एक बात है भैया, इसमें तेल की भी बचत होगी, साथ ही साथ वो आपको नदी भी पार करा सकता है कि नहीं। लेकिन ब्लैक कलर का लीजिएगा है ना। वैसे भैंस ब्लैक कलर का ही होता है, लेकिन ब्लैक कलर का लीजिएगा, ज्यादा देखने में अच्छा लगता है ना, पूरा एकदम
दोनों दूल्हा कन्या दोनों भैंस में बैठ जाएगा, एक्सीलेटर दोनों आगे में एक्सीलेटर होता, पकड़ लेगा कि चलो यमराज के घर, चलिए धंधे। तो सुनिए, तो बताइए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का एक बताइए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान है ना, जल्दी लिख लेते हैं। इसमें समय की बचत होती है, इसमें किसकी बचत होती है, समय की बचत होती है, और लिखने के लिए कागज में कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। एक तो समय की बचत होती है, और दूसरा लिखिएगा तो कागज में कम में जगह लगेगा, तो जो पैसा बचेगा वो जमा करके रखिएगा, हम लोग को लाके दे दीजिएगा ना, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं आपको। चलिए दूसरा है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है। इस पूरे दुनिया में अगर हाइड्रोजन का संकेत H है तो कहीं भी कोई भी पढ़ेगा, हिंदी पढ़े, उर्दू में पढ़े, किसी भी भाषा में पढ़े या किसी भी देश में पढ़े, पूरे दुनिया में हाइड्रोजन का संकेत H होता है, सोडियम का संकेत Na होता है, फास्फोरस का संकेत P होता है, लेकिन पूरे दुनिया में याद रखिएगा एक ही प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है। तो वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त करने में दिक्कतें नहीं होती है। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, अमेरिका चल जाएगा वहां इंग्लिश बोलता है, आप बोल पाइएगा, बोलिए पाइएगा, करे से खाना, भूखा, स्लीप, नींद, हाँ चलिए ध्यान दीजिए। तो पूरे दुनिया में ना भाई साहब एक क्या प्रकार हाइड्रोजन एज मैंने लिख दिया तो आंख बंद करके बोलना है हाइड्रोजन, क्या भैया हाइड्रोजन। सोडियम लिखते Na है ना, कैल्शियम Ca है ना। चलिए, तो एक ही प्रकार के सूत्र और संकेत का उपयोग होने से एक फायदा ये है भाई कि वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त करने में आसानी होता है, कठिनाई नहीं, कहीं लिखा होता है या आसान, कठिनाई नहीं होती है, तो हम लिख दे आसानी होती है। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। पहला देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। बोले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। दूसरा, इसमें समय की बचत होती है और लिखने के लिए कागज की भी आवश्यकता, मतलब कम जरूरत नहीं लगता है, आसान लगता है ना। और दूसरा, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों का उपयोग होने के कारण वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त करने में आसानियां होती है। तो ईमानदारी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एक काम करिए, जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक पे चलते हैं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं, सीमाएं आखिर रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं है ना, तो आप वही लिख दीजिएगा, निम्न की सीमाएं हैं है ना, निम्न सीमाएं हैं। सीमाएं मैंने आप समझ सकते हैं कमियां है ना, कमियां क्या क्या कमियां है ना। तो कमियां मैंने काम करने वाला नहीं, घर के भाषा में कमियां किसको बोलते हैं, जो काम करता है ना, कुछ खाने होने वाला होगा, आप खाइएगा कह रहे तो वही कमियां चमकी है नहीं ना। चलो बैठ बैठ के खा रहा है खाली तुम, हाँ चलो एक नंबर में लिखिएगा, लिखिएगा रासायनिक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण अभिकारक, अभिकारक तथा प्रतिफल, प्रतिफल के भौतिक, भौतिक अवस्था। देखिए भौतिक अवस्था का मतलब होता है क्या वो ठोस है या वो द्रव है या वो गैस है, इसको बंद कर दीजिए ना। भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है, भौतिक अवस्था की जानकारी, जानकारी, जानकारी नहीं देता है या देती है, जानकारी नहीं देती है। दूसरा, अभिक्रिया, अभिक्रिया उष्माशोषी, उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी इस बात की, क्षेपी रासायनिक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण इस बात की, इस बात की जानकारी, इस बात की जानकारी
नहीं देता है। अगला लिखिएगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, विस्फोट के साथ होती है। कुछ अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, लेकिन रासायनिक समीकरण है ना, लेकिन रासायनिक समीकरण इस बात की जानकारी नहीं देता है, इस बात की जानकारी नहीं देता है। अगला है, अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है, कोई जानकारी नहीं देता है। बोलिए जल्दी से, पहले आप लिख लीजिए, हम इसको जब समझाते हैं तो इसको थोड़ा गोजागोजी कर देते हैं ना, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए। चलिए देखिए, अगर आप नए स्टूडेंट है ना, तो कम से कम वीडियो लेक्चर 1 से देखिए। अगर देख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट 5 लेक्चर 5 में आए हैं तो पहले जाके पहला वीडियो देखिए, लेक्चर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, यस सर हम नए स्टूडेंट हैं, हम जुड़े हैं, ठीक है। और अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी किया कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, आइए। तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं है ना, निम्न सीमाएं हैं। रासायनिक समीकरण अभिकारक और प्रतिफलों के सीमाएं मैंने कमियां कह सकते हैं ना। देखते हैं हर इंसान में कमी, बोलते चांद में दाग है तो तुम क्या हो, है ना। तो रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित सीमाएं है ना। पहला है रासायनिक समीकरण अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था, माने ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा की जानकारी नहीं देता है। माने रासायनिक समीकरण पदार्थ के या अभिकारक के या प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है कि अभिकारक ठोस है कि द्रव है कि गैस है, या जो बना प्रतिफल है वो ठोस अवस्था में होगा कि द्रव अवस्था में होगा कि गैस अवस्था में होगा। रासायनिक समीकरण इस बात की जानकारी नहीं देता है। चलिए समझ में आ गया। दूसरा, अभिक्रिया उष्मा शोषी होगा है या उष्मा क्षेपी, रासायनिक समीकरण इस बात की जानकारी नहीं देता। देखिए पहले शॉर्टकट समझा देता है, आगे जब अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो वहां आपको उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी दोनों अभिक्रिया पढ़ाएंगे। बस समझिए, उष्मा क्षेपी का माना होता है उष्मा का निकलना, और उष्मा शोषी का मतलब होता है उष्मा का ठंडा होना, है ना। जैसे एक काम करिए, जैसे आप पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, ठीक है। आप उसी पानी में चीनी पानी लेके से चीनी पानी नींबू का ऐसे घोल बना, शरबत बना दीजिए ना, तो पानी आपको ठंडा लगेगा, है ना। तो उष्मा कमा कि नहीं कमा, आपके सर उष्मा कमा। लेकिन उसी पानी में चूना डाल दीजिए ना, गर्म हो जाएगा अभिक्रिया, तुरंत पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना। तो कुछ अभिक्रिया में उष्मा की कमी होती है और कुछ अभिक्रिया में उष्मा की वृद्धि होती है। अगर उष्मा की कमी होगी तो उष्मा शोषी होगी, अगर उष्मा की वृद्धि होगी तो उष्मा क्षेपी होगी, उष्मा की कमी होगी तो उष्मा शोषी होगी, और उष्मा की वृद्धि होगी तो उष्मा क्षेपी होगी, है कि नहीं। चले ध्यान, तो हम कहेंगे कि कुछ अभिक्रिया उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी, माने अभिक्रिया में उष्मा की कमी होगी या उष्मा की वृद्धि होगी। रासायनिक समीकरण इस बात की जानकारी नहीं देता है। चलिए दूसरा बात, कुछ अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है। कुछ अभिक्रिया किसके साथ होती है, विस्फोट के साथ। एक काम करिएगा, एक सोडियम का टुकड़ा लीजिएगा, आपको पता है वह कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं ना। प्रायः जितनी भी धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। बोले प्रायः जितनी भी धातुएं होती हैं वो कठोर होती है, लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं और उसको हम चाकू से काट सकते हैं। आप एक सोडियम का टुकड़ा को कहाँ पे डालिएगा, पानी में, तुरंत एकदम आवाज करके एकदम
विस्फोट कर देगा। क्या कर देगा? विस्फोट। लेकिन बताइए क्या रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण इस बात की जानकारी देता है आपको कि सोडियम तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, है ना, विस्फोट कर जाएगा। जैसे सोडियम को जल में रखेंगे ये विस्फोट कर जाएगा, जैसे सोडियम को जल में रखेंगे ये विस्फोट कर देगा। नहीं ना कहता है, नहीं कह रहा है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक सेकंड अगर दिखे तो लिख देंगे, दिख रहा है। जैसे ये सोडियम है Na है ना, इसको डालेंगे जल पर H2O पे, है ना, तो क्या बन जाएगा? NaOH प्लस H2, है ना। तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे सोडियम को पानी में डालिएगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? पानी से निकल जाएगा और ये विस्फोट के साथ अभिक्रिया होगा। किसके साथ अभिक्रिया होगा? विस्फोट के साथ होगा। जैसे इसी पे यहाँ पे लिखे, ये कोई रासायनिक समीकरण है जिसको हम दर्शाए हैं। बोलिए, ये कोई रासायनिक समीकरण है जिसको हम लिखे यहाँ नीचे में ना, आपको दिख रहा। अगर क्या सोडियम ठोस है? आप बताइए, क्या सोडियम ठोस है? नहीं पता। क्या जल? ये तो सबको पता है जल है। मान लीजिए H2 है, ठोस है की तरह में, कहाँ पता चल रहा है ना। NaOH किसका सूत्र हमको नहीं पता, है ना, और आपको भी नहीं पता। तो ये बताओ कि ये ठोस है कि द्रव है? कहाँ लिखा है कि ये ठोस है? कहाँ लिखा है कि द्रव है? कहाँ लिखा है? जबकि आपको अभी पता है कि ये गैस लेकर निकलेगा, है ना। कहाँ पता है कि कहाँ लिखा है कि ये गैस है ना। तो ये रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां हैं, है ना, और जिसको हम लोग सुधार करेंगे। तो बताइए पहला कमी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं होता है। माने भौतिक अवस्था की जानकारी का मतलब क्या हो गया भैया? आप बोलिए। भौतिक अवस्था का जानकारी का मतलब हो गया कि ये जो आपका जो अभिकारक है या प्रतिफल है, कहाँ लिखा है कि यह ठोस है कि द्रव है कि गैस है? नहीं ना लिखा भैया, लिखा है नहीं। लाइट चले गई, चलिए ध्यान दीजिए इधर। चलिए हम पढ़ाए, लाइट ना जाए। चलिए ध्यान दीजिए, दिख रहे हैं ना? बहुत दिख रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, जैसे देखिए ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया की कुछ कमियां हैं। जैसे देखिए ये बताए थे, हाँ, कि रासायनिक समीकरण में कौन अभिकारक है, अभिकारक और प्रतिफल जो है ना, वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में है ना। कहाँ लिखा है कि ये ठोस है या द्रव है, ये ठोस है या द्रव है या गैस है? कहीं लिखा नहीं। तो ये कुछ कमियां हैं। दूसरा है कि उष्मा शोषी होगा कि उष्मा क्षेपी होगा। इसमें बताए गर्मी निकलेगा कि गर्मी, मतलब बताइए उष्मा निकलेगा या उष्मा की कमी होगी? ये भी तो नहीं लिखा कहीं। बोलिए ये भी तो नहीं लिखा कहीं। ये भी कमियां हैं। बोलिए ये भी क्या है? कमियां हैं। किसकी कमियां हैं? रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां हैं। कुछ अभिक्रिया विस्फोट के साथ होते हैं। इसको रखेंगे धाई से ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। जैसे सोडियम को पानी में रखिएगा, आपको भागना पड़ेगा, तुरंत ब्लास्ट कर जाता है ना, आपको भी उड़ा देगा एकदम। हाँ, तो बताइए कहाँ लिखा है कि ये विस्फोट किया? कहीं नहीं लिखा भैया, कहीं नहीं लिखा, कहीं लिखा ही नहीं कि विस्फोट किया। उसके बाद क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण यहाँ पे देखिए, अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, ये अभिक्रिया क्या मिनट में होगा? बताइए, क्या इसमें वेग की जानकारी है कि ये Na और H2O को जब सोडियम को पानी में डालेंगे, जब सोडियम को पानी में डालेंगे तो कितना जल्दी अभिक्रिया होगा? बोलो, कोई जानकारी है? नहीं है। तो बताइए रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग की भी जानकारी नहीं देती है। ईमानदारी से बताइए, यहां तक समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया? आपको ये सर समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि लिख दिया हमने। देखिए इसमें हम 3 टॉपिक आपको समझाए, है ना। तीनों को दोबारा समझाते हैं, एक बार रिवीजन कर देते हैं आपका। जैसे भी सबसे पहले बताए सूचना, उसके बाद बताए लाभ, प्रॉफिट, है ना। उसके बाद बताए सीमाएं, को बोलते कमियां। सीमाएं को क्या बोलते भैया? कमियां बोलते। क्या बोलते? कमियां। कमियां माने काम करने वाले नहीं,
देखो सूचना क्या क्या सूचना मिला था वो कंप्लीट करवा दिया आपका, है ना। लाभ क्या मिला वो कंप्लीट करा दिया, है ना। और इसकी जो सीमाएं थी हमने उसको भी कंप्लीट करा दिया। तो बताइए यहां तक में आपको कोई दिक्कत, बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर नो दिक्कत, बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को समझिए। जैसे अब हम लोग टॉपिक समझेंगे रासायनिक, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना। कैसे और उपयोगी बना सकते हैं, बनाना। जैसे कि कुछ संकेत है, जैसे अगर कहीं कोई, जैसे देखिए रासायनिक समीकरण की कमियां क्या थी आप बताइए। रासायनिक समीकरण की कमियां ये थी कि ये नहीं बताता है कि कौन अभिक्रिया ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो आप दीजिए, इसकी कमियों को हटाइए, अच्छाइयों को देखिए, है ना। खाली कमियां देखते रहिएगा क्या, नहीं, कुछ अच्छाइयां भी देखिए, है ना। तो अगर कोई ठोस है, अगर ठोस है तो ठोस की जगह लिखेंगे एस। क्या लिखेंगे, एस, है ना। किसी के बगल में अगर एस लिखा है, बोलिए किसी के बगल में अगर एस लिखा है माने वो ठोस है। क्या है जी, ठोस है। क्या है जी, ठोस, है ना। उसके बाद द्रव, अगर किसी के बगल में ऐसे एल लिखा है, क्या लिखा है, एल, है ना, माने वो द्रव है। एल लिखा है माने क्या है, द्रव है। एल लिखा है माने द्रव है। बताइए ऐसे देखिए, अगर एस लिखा है तो क्या बोलेंगे, ठोस है। एल लिखा है तो क्या भैया, द्रव है। और भैया जी लिखा है तो क्या है, गैस है। जी लिखा है तो क्या है भैया, गैस। गैस समझते हैं आप लोग, आप लोग से अच्छा कौन समझता होगा ना, बताइए। एस माना ठोस, एस माना ठोस, है ना। माने ठोस अगर कहीं है तो हम उसको एस लिखेंगे, द्रव कहीं लिखा है तो उसको एल लिखेंगे, है ना। गैस कहीं है तो उसके जगह क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, है ना। उसके बाद कुछ जलीय विलयन है, अगर जलीय विलयन है, जलीय विलयन है उसको उसके जगह लिखते हैं एक्यू। कोई जलीय विलयन है तो उसके जगह क्या लिखते हैं, एक्यू लिखते हैं। बोलिए कोई जलीय विलयन है तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, एक्यू लिखते हैं ना। उसके बाद फिर देखिए, अगर अवक्षेप बना, अभिक्रिया हुआ और अवक्षेप बना तो उसको नीचे में इस तरह का एरो का चिन्ह देंगे। और गैस बनेगा तो या तो जी लिखिए या तो इस तरह का ऊपर का एरो चिन्ह दीजिए, है ना। अगर आपके पास ये लिखा हुआ नहीं है तो आप जल्दी से उसको लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। चलिए यहां तक समझ में आ गया। इसको जनरली यूज करके देखते हैं कि इसका कैसे क्या है ना। जैसे देखिए लाइट आ गई, चलिए जैसे देखिए ठोस होगा तो उसके जगह क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। द्रव होगा तो उसके जगह क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, है ना। गैस होगा तो उसके जगह क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे ना। ऐसे ऊपर की तरफ एरो दे देंगे ना। अगर कोई जलीय विलयन है ना, जलीय विलयन में ना दो विलयनों का मिश्रण को हम जलीय विलयन कहते हैं ना। तो अगर जलीय विलयन होगा तो उसको एक्यू कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एक्यू कहेंगे ना। उसके बाद अवक्षेप, अवक्षेप को बोलते हैं ठोस। अवक्षेप भी क्या होता है, ठोस, है ना। अभी ये अभिक्रिया जो ठोस है ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है ना, इसीलिए इसको इस तरह। अब सर ठोस को तो आप बोले एस से, कभी बोले ये अवक्षेप नहीं भैया। जब अब दो अभिक्रिया करेंगे, जो जब दो संकेत या जब आप कह सकते दो पदार्थ अभिक्रिया करेंगे और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जब अवक्षेप बनेगा तब हम कहेंगे आपको इस तरह का एरो बनाना है कि अवक्षेप अभी अभी बना, जस्ट भैया जस्ट लुकिंग वाओ, हाँ तो अभी तुरंत बना है कि नहीं। लेकिन अगर वो पहले से ठोस है, अगर वो पहले से ठोस है भैया तो आपको कहना पड़ेगा कि ये क्या है, उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ साइड में लिखते हैं, जैसे लिखिए जेडन, है ना। तो जिंक ठोस होता है, जिंक क्या होता है, ठोस होता है। बोलिए जिंक क्या होता है भैया, आप बोलिए, आप नहीं बोल रहे। जिंक क्या होता है, ठोस होता है ना। तो जेडन एस लिख दिए प्लस H2SO4, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या बताइए तो बच्चा बोलो तो, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये अम्ल है, मतलब जलीय रूप में है। जलीय रूप में है तो क्या लिखेंगे, द्रव, द्रव नहीं हो, जलीय रूप में तो उसको बोलेंगे जलीय रूप का मतलब एक्यू कहाँ लिखा जाता है, जहां दो लोगों का मिश्रण हो। जैसे देखिए इसमें H भी है और SO4 भी है, इसलिए इसको जगह एक्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्यू, माने ये क्या है, जलीय विलयन है। क्या है जी,
बोलो बोलो, साथे साथे बोलो, जलीय विलयन है। कैसा है जी? ये कौन सा है, ये कौन है? ये है जलीय विलयन, है ना, ये जलीय विलयन है। अब क्या बनेगा देखिए, अब देखिए Zn H2 को हटा के उसके जगह ले लेगा ना, Zn SO4 प्लस H2, Zn SO4 प्लस H2। तो ये जो Zn SO4 है ये हो गया जलीय विलयन। क्या हो गया भैया? जलीय विलयन, है ना। एक क्यों लिख दिए? और है जो H2 है यही गैस है। H2 क्या है जी? गैस है। बोलिए H2 क्या है जी? गैस है। जल्दी से इसको लिख के एक बार अपने से लिखना प्रयास करिए। तो वीडियो पॉज करिए और इसको लिखिए, जल्दी पॉज करिए और जल्दी लिखिए। चलिए, हो गया। दूसरा आपको लिख देते हैं, आप बताइए कौन क्या है। जैसे CaCO3 है ना, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। बोलिए CaCO3 का नाम क्या भैया? इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ये कैसे कैसे बनता है? बोलिए, एक होगा CaO प्लस CO2, है ना, एक होगा CaO प्लस CO2। तो जल्दी से हम 1 मिनट का, आपको 1 मिनट नहीं 2-3 सेकंड का समय देते हैं। जल्दी से बताइए कौन ठोस होगा, कौन द्रव होगा, कौन गैस होगा। हम साइड से हटते हैं और जल्दी। चलिए देखिए, इसका नाम ये क्या है? ये खुद क्या है? ये आपके सर ये खुद ठोस है ना, CaCO3 ये ठोस है। बोले CaCO3 क्या है? ये ठोस है ना। उसके बाद ये CaO, इसका नाम पता है? याद करिए चूना, चूना, है ना, जो आप दूसरे को लगाते हैं, चूना। चलिए दानी, हाँ। तो देखिए ये जो CaO है ये है भैया आपका ठोस। क्या है जी? ठोस, है ना। और ये जो CO2 बना, यही CO2 क्या है? गैस है। बोलिए यही CO2 क्या है? गैस है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इधर से मिटाते हैं। बताइए, यहां तक में कोई आपत्ति नहीं है? बोले कोई आपत्ति आपको नहीं है? चलिए चलिए, समझ में आ रहा आपको? आप भी उधर बोलते रहिए सर। चलिए, कुछ अभिक्रिया है जिसको समझते हैं, है ना। नाम पहला है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब लिखेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया। चलिए ध्यान दीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें लिखेगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, उसे अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे में लिखेंगे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग का लगना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, और इसका जैसे नहीं लिखिए जैसे में N2 + 3H2 है ना। चलिए, ये हो जाएगा 2NH3। देखिए, ये बैलेंस करके लिखिए है ना। उसके बाद अब एक काम करिए, जल्दी से उतार लीजिए। उतार ली। अब समझिए हम क्या समझाने वाले। देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न है। दोनों दिशाओं में संपन्न है ना, माने दोनों, इधर से उधर जा सकता है और उधर से इधर जा सकता है। जैसे दोनों दिशा, ऐसे एक बात सोचिए, मतलब दोनों तरफ का। एक के तरफ पता है कि रोटी दोनों हाथ से पकता है, एक हाथ से नहीं पकता है ना। हम तो देखते भैया रोटी तवे में पकता है, पता नहीं महिलाओं ने क्या निकाल दिया कि रोटी एक हाथ से नहीं पकता है, दोनों हाथ से पकता है। झगड़ा कर लेगा दोनों आपस में है ना, दोनों आपस में झगड़ा कर लेगा, दो ट्रांसफार्मर में लड़ाई हो जाएगा। उसके बाद कहेगा कि मेरा गलती थोड़ी है ना, रोटी तो दोनों हाथ से पकता। भैया रोटी तवे में पकता है, रोटी दोनों हाथ से बनता है, पकता तवे पे है कि नहीं। खैर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, खैर चले धंधे। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में हो ना, इधर से भी फायरिंग चले और इधर से भी फायरिंग चले ना, उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं कुछ लड़का स्कूल जाता है या कहीं कॉलेज जाता है या मेला वाला घूमने जाता है, तो उसका उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इधर से भी अभिक्रिया होगा और इधर से भी अभिक्रिया होगा, दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होगा ना। इधर से भी एक डिब्बा गिफ्ट लेके जाएगा तो उधर से 2 डिब्बा गिफ्ट आता है ना। तो दोनों दिशाओं में हो रहा है ना, उसको कहते हैं उत्क्रमणीय ना। दोनों तरफ से ना, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। जितना अभिक्रिया इधर से होता है उतना ही अभिक्रिया उधर से भी होता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बताइए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? ऐसा अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है ना, इधर से भी और इधर से भी ना। इधर से भी अभिक्रिया हो जाएगा और इधर से भी अभिक्रिया हो जाएगा। तो जब दोनों दिशाओं में अभिक्रिया हो रहा है, जब दोनों दिशाओं में अभिक्रिया हो रहा है तो उसको कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। माने इन्हों से भी और इन्हों से भी है ना। मतलब अगर चोट इधर लग जाएगा तो दर्द ऊटोला में होता है ना। तो इसी को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बड़ा ऐसा भयंकर मार खाता भाई साहब, पकड़ लिया बड़ी मार मारेगा तुमको। कहाँ देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होगा। जैसे दिया N2 + 3H2 माने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया बना, अभिक्रिया किया और अमोनिया बना। जब अमोनिया को तोड़ेंगे तो तोड़ने पर भी हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्राप्ति होगी। तो दोनों दिशा में संपन्न होता है। हम ही को इसको कहेंगे भैया, इसको अभिक्रिया को कहेंगे उत्क्रमणीय। ये साइन देखिए, इधर से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी हो सकता है। तो ये साइन किसका है बताइए? ये साइन किसका है? इस तरह बना दे, इस तरह बना दे, इस तरह बना दे। इसका मतलब है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसी को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात समझ में आ गया? एक इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, और उसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जो एक के तरफ से है ना, एक तरफा है। कुछ चीज क्या हो जाता है, कुछ लड़का का क्या हो जाता है, एक तरफा है। इधर से तो अभिक्रिया हो रहा है, आगे अभिक्रिया नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आधा से ज्यादा का तो क्या हो रहा है? अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इधर से तो अभिक्रिया करना खूब चाहता है और इधर से अभिक्रिया कर भी रहा है, लेकिन आगे वाला का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो बेचारा क्या ही करे, किस्मत का है ना। तो बताइए उत्क्रमणीय अभिक्रिया कुछ का उत्क्रमणीय है, दोनों दिशा में हो रहा है। कुछ का उत्क्रमणीय है ना, इधर से भी अभिक्रिया हो रहा है और इधर से भी अभिक्रिया हो रहा है, दोनों दिशा में अभिक्रिया हो रहा है ना। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन कुछ का अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना। अब मोबाइल पकड़ के एकदम स्क्रीनशॉट मार के फोटो देख रहा है, एक के तरफ अभिक्रिया, उसको इससे मतलब नहीं है। बेचारा का क्या हो गया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया। तो बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आपके सर आया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, खिड़की थोड़ी सी खुली है तो इसलिए थोड़ी हवा आ रही, तो उसके कारण थोड़ा फोन हिलता डुलता है ना। खैर इतना मैनेज कर सकते, बहुत ज्यादा इसे नहीं हिल रहा है भाई। हाँ नहीं हिल रहा तो ऐसे हिल रहा तो कमेंट करना ये सब वीडियो हिल रहा है, अजीब टाइप का पागल की तरह कर रहे हैं।
हाँ चलिए ध्यान, चलिए उत्कर्मण्य हो गया ना, उत्कर्मण्य ना दोनों दिशा, मोबाइल तो नहीं है फिर भी हेलो, हाँ चलिए उत्कर्मण्य अभिक्रिया ना, हाँ उत्कर्मण्य इधर से भी हेलो और इधर से भी हेलो, हाँ तो जब दोनों दिशाओं में होगा तो हम उसको कहेंगे उत्कर्मण्य ना। एक के दिशा में हो रहा है, फोन पकड़ के देख रहे हैं, बहुत सुंदर है, अनुत्कर्मण्य है, एक के दिशा में हो रहा है, क्या करिएगा, चलिए ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए नहीं, ध्यान दीजिए ना। तो लोहे में एक बार जंग लग गया, लोहे में एक बार जंग लग गया, आपको क्या लगता है लोहा सही हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा? नहीं होगा मित्र, है ना। तो बताइए उत्कर्मणीय भी समझ में आ गया और अनुत्कर्मणीय समझ में भी आ गया, तो इसको मिटाते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक चलिए, कैटलिस्ट इसको बोलते हैं ना, उत्प्रेरक वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता, वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता या घटाता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए जल्दी से पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद गोजी करेंगे इसमें। चलिए चलिए, उत्प्रेरक क्या है? वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा, माने अभिक्रिया कल्ले होगा। अभिक्रिया कैसे होगा? कल्ले लुसुर होगा, वहां पे रख दीजिए उत्प्रेरक। ऐसे भी नहीं होगा, मतलब तुरंत अभिक्रिया हो जाएगा ना। तो गांव में ना आप उत्प्रेरक ऐसे समझिए, गांव में कुछ महिला उत्प्रेरक की तरह काम करता है। किसके तरह काम करेगा? उत्प्रेरक की तरह। आपको एकदम मान लीजिए किसी के यहाँ लड़ाई हो गया, किसी के यहाँ लड़ाई माना मारपीट हो गया, वहां जाके महिला के बाप हो बाप बहुत गाली दे रहा, आपको बहुत गाली, वो नहीं बोल पाएंगे, ऐसा गाली दे रहा है। बोल दे क्या? आज छोड़िए, नहीं बोलेंगे, छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत गंदा गाली दे रहा आपको, ये है वो है, बहुत सारा बात कह रहा है ना, उसको नहीं बोलना चाहिए। बताइए तो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। दो भाई लड़े हो गया, मजा ले रहा बगल वाला, मजा ले रहा किसमें? बगल वाला, है ना। तो अब देखो, दो भाई को बना देते हैं, ये भाई है और ये बी भाई है। चलिए, एक भाई उदास है, चलिए ध्यान दीजिए, बड़ा बचपन का प्यार था। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, तो दो लोगों में हो गया लड़ाई, है ना, दो लोगों में हो गया लड़ाई, एक बी में हो गया। तो बगल वाला क्या करेगा? ये को आके कहेगा। अब दोनों भाई में लड़ाई हो गया, तो दोनों भाई का चलो भाई है, इतना तो होते रहता है, ये आपन घर चल गया, है ना। तो गांव में होता उत्प्रेरक। क्या होता? उत्प्रेरक। कोई जाके एक को कहेगा बाप हो बाप, है ना, ये बताइए तो, ये आपका छोटका भाई, एक शुरू से इसको पाले पोसे खिलाए पिलाए मैंने, हाँ खिलाए, मोबाइल लेके दिए, सारा चीज किया इसको, है ये बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है ना। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बताइए तो, आपके बारे में बोल भी रहा था कि बड़का भाई है, तो क्या बस सारा पैसा लेके रखा है, सारा जमीन लेके रखा है, इसको गुस्सा चढ़ा दिया, पूरा एकदम खून खोल गया। अरे छोटका तुम हो क्या हमको ऐसे बोलेगा? रोक, तो अभी जाते हैं एकदम पूरा भयंकर लाठी उठा रहे जा रहे, तो मारेंगे, 2-3 पड़ापड़ देंगे, दिमाग के सोझे हो जाएगा ना। चलिए, उसके बाद सेम फिर ये महिला यहाँ आई, है ना। महिला का फोटो बना दे क्या? चलिए, महिला का फोटो बना पाएंगे भैया हम? थोड़ा सेम टू सेम महिला का फोटो नहीं बना पाएंगे, उस टाइप का महिला ना, लेकिन थोड़ा इसी टाइप की होती है। सेम टू सेम इसी टाइप के होते हैं ना ये, हाँ सेम टू सेम इसी टाइप की होती है ना। इधर आके बोली
और सेम टू सेम इधर आ गया ना, अब छोटका को भी कहेगा कि बताइए आपका बड़का भाई बोल रहा कि जाएंगे ना खत्म कर देंगे हैं। छोटका भाई तो क्या होगा, मेरा जमीन लेके रखा है। अब छोटका भाई सोचेगा भाई साहब भैया तो अभी ऐसा कभी नहीं बोलते थे, है ना। अब ये करा नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं बोल सकता, ये करा नहीं, आप बोल दिया। अब इसको कह देगा कि आपका भाई बोल रहा था कि एकदम पूरा कन्या के बस में है। का भैया हमको बोले तो बोले, उसको काहे बोले, झगड़ा में उसको काहे बुलाए, आपने होगा। दोनों भाई में मार हो गया, दोनों भाई में क्या हो गया, मार। मजा कौन देख रहा है, इस टाइप की महिला मजा कौन ले रही है, इस टाइप की महिला या इस टाइप का पुरुष, है कि नहीं। इसी टाइप के लोग क्या ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। दोनों भाई में क्या हो गया, लड़ाई। तो लड़ाई कौन किया, ए और बी दोनों मिल करके, है ना, पूरा लाठी उठी चला दिया, है ना, घर में बंद हो गया और लाठी चला दिया। तो लड़ाई किस में हुआ, ए और बी में हुआ, है ना। लेकिन कराया कौन है भैया, हाई कराया कौन, ये नहीं, उत्प्रेरक करवाया। कौन करवाया, उत्प्रेरक। तो क्या किया दोनों, कहीं कहीं यही उत्प्रेरक जाएगा और झगड़ा उगड़ा होगा, कानून कहेगा ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, आप पूरा हल्ला कर देगा, आपको हल्ला नहीं करना चाहिए, पूरा सब बात कह देगा, पूरा हल्ला हो जाएगा, है ना, लड़े उड़े करने लगेगा, है ना। और कहीं कहीं जाके समझाएगा, वही झगड़ा अगर उसके घर में हो जाएगा तो न बेटा इनको न करो, है ना, तोरे छोटका भाई है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, और समझाएगा भी। कहीं कहीं अभिक्रिया खूब तेज होगा, नहीं मार देंगे आज तो कान का पार चीर देंगे उसका, तो समझाएगा सुनना ना, झगड़ा नहीं करो, छोटका भाई है। तो कहीं कहीं क्या करते हैं ये लोग, अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, है ना। और कहीं कहीं अपन घर में होगा तो समझाएगा और अभिक्रिया को घटा देते हैं। और सेम काम कौन करता है, उत्प्रेरक करता है। सेम काम कौन करता है, उत्प्रेरक करता है। उत्प्रेरक क्या करेगा, कभी कभी अभिक्रिया की गति, जो अभिक्रिया स्लो हो रहा है ना, जो अभिक्रिया स्लो हो रहा है, अगर वहां उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी तो अभिक्रिया तेज हो जाएगा। कहीं कहीं अभिक्रिया तेज हो रहा है और उसमें कोई उत्प्रेरक रहती है, वो अभिक्रिया की गति को कम कर देगा। तो उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या तो घटाना। बोलिए अभी उत्प्रेरक का काम क्या है, अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट की जरूर कीजिएगा सर या सर समझ में आ गया, और लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।